हेलो एवरीवन, वेलकम वंस अगेन इन माय यूट्यूब चैनल इन एके कैरियर एकेडमी। तो देखिए, अभी हम लोग क्लास 10th के पॉलिटिकल साइंस को पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको चौथा चैप्टर पढ़ाया जा रहा है, संघात्मक शासन व्यवस्था। और आज की क्लास में हम आपको बताने वाले हैं कि जो संघात्मक व्यवस्था है और स्पेशली भारतीय संघीय व्यवस्था, ये राष्ट्रीय एकता को यानी पूरे देश के लेवल पे यूनिटी बनाए रखने में ये कैसे हेल्पफुल होता है। ये आपके एग्जाम में शॉर्ट क्वेश्चन में पूछा जाता है, तो आप इसको ध्यान से समझिए। देखिए, तो पहली चीज ये कि आप किसी भी संघीय देश में देखेंगे, स्पेशली अगर भारतीय संघीय व्यवस्था में भी देखा जाए, तो अब कुछ विशेष व्यवस्थाएं, कुछ विशेष उपाय किए गए हैं जो राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने में सहायक है। तो पहले हम आपको बता दें कि भाई, किसी भी लोकतांत्रिक देश में अगर देखा जाए और स्पेशली भारत जैसे देश में जब आप देखते हैं, तो यहां पर क्या होता है कि भाई, यहां विभिन्न जो है धार्मिक मान्यता के लोग जो है यहां पर निवास करते हैं। सबकी धार्मिक मान्यताएं अलग अलग है। यहाँ पर विभिन्न संस्कृति के मानने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पर अलग अलग भाषा के बोलने वाले लोग रहते हैं। यहाँ पे अलग अलग पेशा को फॉलो करने वाले लोग हैं। यहाँ पे अलग अलग जाति के लोग हैं। तो इस प्रकार हमारे सोसाइटी में विभिन्न प्रकार के समुदाय के लोग निवास करते हैं। और डेफिनेटली जब विभिन्न समुदाय के लोग हमारे देश में निवास करते हैं एक साथ, तो इन सारे समुदाय के लोगों में विभेद होना भी स्वाभाविक है। यानी कि जब एक ही जगह पर अलग अलग समुदाय के लोग निवास करेंगे ना, तो उन लोगों में थोड़ा बहुत भेदभाव होना स्वाभाविक सी बात है, यानी निश्चित है कि होगा ही। ठीक है, लेकिन अब हमारे सामने चैलेंज ये है कि वो भेदभाव को कैसे कंट्रोल करें, कि वो संघर्ष के रूप में ना बदले, वो टकराव के रूप में ना बदले, वो सांप्रदायिक दंगे के रूप में ना बदले। इसको हम कैसे नियंत्रित करें, यानी कि भाई इतनी सारी विभिन्नता होने के बावजूद भी उन सारे लोगों में यूनिटी कैसे बनाए रखें, ये चीज इंपॉर्टेंट मुद्दा के रूप में सामने आता है। तो इसके लिए भारतीय संघीय व्यवस्था में जो अलग अलग उपाय किए गए हैं, जैसे भारतीय संघीय व्यवस्था में एक स्पेशल व्यवस्था है कि भाई, भारत में केंद्र सरकार के साथ साथ सारे राज्यों के लिए अपनी अलग अलग राज्य सरकार की व्यवस्था तो की ही गई है, लेकिन यहाँ राज्य सरकार के अपेक्षा अगर देखा जाए, तो अगर शक्तियों की बात करें, तो केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया गया है। केंद्र सरकार को अधिक शक्तियां प्रदान किया गया है, और इसका फायदा हम आपको बता रहे हैं। जैसे मान लीजिए कि अगर हम राज्य सरकारों को ज्यादा शक्तियां दे दें, राज्य सरकार को हम ज्यादा पावर प्रदान कर दें लोकतांत्रिक व्यवस्था में, उससे प्रॉब्लम क्या होता है, और भारत जैसे लोकतंत्र में तो अब होगा क्या कि भाई, अलग अलग राज्य में अलग अलग भाषाएं बोली जाती है, अलग अलग संस्कृति को वहां माना जाता है, जिसके कारण एक तो विभेद पहले से ही है, और दूसरी चीज कि हम राज्य सरकार को ज्यादा पावर दे दिए। राज्य सरकार अपने राज्य के लिए अलग डिसीजन ले ले, दूसरे राज्य के प्रति दूसरे राज्य के जो विरोधाभास करता हुआ हो। मान लीजिए कि बिहार सरकार कोई ऐसा डिसीजन ले ली जो दूसरे राज्य के संस्कृति का, दूसरे राज्य के भाषा का, ठीक है, वो विरोध कर रहा है, उसमें वो बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो फिर उन दोनों राज्यों में जो मतलब विभेद की स्थिति है बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, संघर्ष की स्थिति आ जाएगी। इसीलिए यहाँ राज्य सरकार को नहीं बल्कि केंद्र सरकार को ज्यादा पावर दिया गया है कि अगर अलग अलग राज्यों में कोई भी सामाजिक विभेद उत्पन्न हो, तो केंद्र सरकार के पास ज्यादा शक्ति है, और केंद्र सरकार उनके बीच उत्पन्न होने वाले विभेद को क्या कर सकती है, कंट्रोल कर सकती है, उस पर काबू पा सकती है। तो इसके लिए ठीक है, केंद्र सरकार को ज्यादा शक्तियां दिया जाना जरूरी था, और भारतीय संघीय व्यवस्था में यह उपाय किया गया है। तो अगर भारत की जो केंद्र सरकार है विभिन्न राज्यों पर अपना कंट्रोल बनाए रखती है, तो राज्य में विभेद कम होगा, संघर्ष कम उत्पन्न होगा, जिसके कारण यूनिटी बना रहेगा, एकता बना रहेगा। अच्छा, दूसरी चीज, एक और चीज देखिए, भारत के संविधान में भी आप देखेंगे तो यह बात एकदम स्पष्ट रूप से कहा गया है कि अपना जो भारत है यह राज्यों का एक संघ है। अपना जो भारत है वो क्या है, राज्यों का एक संघ है। दैट मीन्स अपना जो इंडिया है ये आप कह सकते हैं यूनियन ऑफ स्टेट्स,
यानी राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। और यूनियन का मतलब क्या होता है? हम आपको एक वीडियो बनाए थे जिसमें आपको समझाया गया था फेडरेशन, कन्फेडरेशन और यूनियन के बारे में। तो देखिए, फेडरेशन भी एक प्रकार का संघ होता है जिसमें अलग अलग क्षेत्र उसमें जुड़ते हैं। कन्फेडरेशन भी उसी प्रकार होता है और संघ भी यानी यूनियन भी उसी तरह से होता है। लेकिन तीनों में डिफरेंस ये है कि जो फेडरेशन है वो अगर उसमें जो भी मेंबर्स है, उसके जो भी सदस्य है, वो जब चाहे फेडरेशन से अलग हो सकते हैं, कुछ ज्यादा उसके लिए प्रोसेस नहीं है। कन्फेडरेशन से भी अलग हुआ जा सकता है लेकिन उसकी कुछ लीगल प्रोसेस है, उसको फॉलो करना पड़ता है। लेकिन यूनियन एक ऐसे संघ को कहा जाता है कि यूनियन के जितने सारे मेंबर्स हैं वो मेंबर्स चाह कर भी यूनियन से अलग नहीं हो सकते हैं। तो हमारे देश में बहुत चालाकी किया गया, स्पेशली सरदार वल्लभ भाई पटेल जैसे नेताओं ने, जब ये लोग राज्यों का पुनर्गठन कर रहे थे, राज्य की स्थापना कर रहे थे, तो उस समय ये सारे राज्यों को एकीकृत करके और भारत के लोग महापुरुषों ने क्या किया कि भाई सारे राज्यों का एकीकरण किया पहले और उसके बाद घोषित कर दिया कि भाई भारत जो है राज्यों का एक संघ है, यूनियन है। यानी कि कोई राज्य अगर ज्यादा चालाक बनेगा ना, ज्यादा कूदेगा ना, तो उसकी चालाकी करने से, कूदने से, उछलने से कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि आप जो है भारतीय यूनियन के अंतर्गत आपको जोड़ा गया है और यूनियन से कोई भी क्षेत्र अलग नहीं हो सकता, ये अधिकार उसको नहीं मिलता है। ठीक है, यूनियन का विघटन नहीं हो सकता है। तो इस प्रकार भी देखा जाए तो चूंकि भारत राज्यों का एक संघ है, तो इस कारण से भी वो भारत के कोई भी राज्य भारत से अलग कभी नहीं हो सकते हैं, चाहे कितना भी विवाद हो जाए, कितना भी सामाजिक विभेद हो जाए। ठीक है, लेकिन यहाँ विभाजन की कंडीशन जो है नहीं आने वाला, कोई राज्य अलग देश का निर्माण नहीं कर पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था करके भी इन सारे राज्यों में यूनिटी, एकता बनाए रखने का और अखंडता बरकरार रखने की प्रयास भारत में किया गया है। तो इन आधारों पे आप कह सकते हैं कि संघात्मक व्यवस्था जो है राष्ट्रीय एकता को बरकरार रखने में हेल्पफुल है। तो उम्मीद करते हैं कि आज का ये क्लास भी आपको समझ में आ गया होगा और अगले क्लास में हम आपको समझाएंगे लोकतांत्रिक विकेंद्रीकरण का मतलब क्या होता है। आप बार बार इस टर्म को कहीं देखेंगे और कंफ्यूज होंगे, तो इसको अगले क्लास में हम क्लियर कर देंगे।